नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। जुर्म से लिपटी सिहरती सुबह, खौफ से भीगी डराती दोपहरी और भय से थर्राती रात की बात। आज से हर हफ्ते हम दिखाएंगे जुर्म की हर दास्तां, सनसनीखेज वारदातों के हर अफसाने, खून से नहाई हर एक गुनाह की गाथा। तो आइए देखिए मेरे साथ द क्राइम शो। चलिए, सबसे पहले बात जुर्म की दुनिया के एक ऐसे गुनाह की जिसकी गुत्थी 3 सालों से उलझी हुई है। जबलपुर के बहुचर्चित अंधे कत्ल की यह वारदात है गन कैरेज फैक्ट्री के अधिकारी एससी खटुआ की, जिसके तार देश के गद्दारों से भी जुड़े बताए जाते हैं। बोफोर्स तोप के स्वदेशी अवतार धनुष तोप में चाइनीज कलपुर्जे लगाने की जांच में फंसे एससी खटुआ की हत्या की लचर जांच पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी और फिलहाल जबलपुर पुलिस की एसआईटी हत्याकांड की जांच कर रही है। जबलपुर का एससी खटुआ हत्याकांड बीते 3 सालों से अबूझ पहेली बना हुआ है। 1000 दिन का वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस आरोपियों का कोई सुराग भी हासिल नहीं कर पाई है। एससी खटुआ जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री के जूनियर वर्क्स मैनेजर थे, जो धनुष तोप में चाइनीज कलपुर्जे लगाने की सीबीआई जांच में फंसे थे। सीबीआई का शिकंजा कसते ही खटुआ रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे और फिर 5 फरवरी 2019 को उनका रक्त रंजित शव बरामद हुआ था। जी हाँ, अंधे कत्ल की इस अबूझ पहेली को समझने के लिए हमें 3 साल नहीं बल्कि 5 साल पीछे साल 2017 में जाना होगा, जब धनुष तोप में मेड इन जर्मनी की बजाय घटिया क्वालिटी के चाइनीज कलपुर्जे लगाने की जांच दिल्ली सीबीआई ने शुरू की थी। दरअसल जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की गन कैरेज फैक्ट्री में सेना के लिए बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप बनाई जा रही थी। भारतीय सेना की अब तक की सबसे ताकतवर इस तोप का एक प्रोटोटाइप सैन्य परीक्षण में फेल हो गया था। बालासोर टेस्टिंग रेंज में धनुष तोप का बैरल फट गया था। तब सेना और आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई जांच में पता चला कि जीसीएफ में बनने वाली धनुष आर्टिलरी गन में चाइनीज वायरलेस रोलिंग बेरिंग का इस्तेमाल किया गया था। डिफेंस सेक्टर में चीन के माल का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। दिल्ली सीबीआई ने जून 2017 में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि वायरलेस रोलिंग बेरिंग का ठेका दिल्ली के सिद्धा सेल्स सिंडिकेट कंपनी को दिया गया था। कंपनी ने जिन बेरिंग की सप्लाई की थी उनमें मेड इन जर्मन लिखा था, लेकिन उसका निर्माण चीन में हुआ था। सीबीआई का मानना था कि मेड इन जर्मनी बताकर चाइनीज कलपुर्जों की सप्लाई बिना मिलीभगत के हो ही नहीं सकती थी। इसके बाद से मामले की जांच कर रही दिल्ली सीबीआई ने जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में प्रोक्योरमेंट का काम देखने वाले सेक्शन को संदिग्ध माना था। जीसीएफ के जूनियर वर्क्स मैनेजर एससी खटुआ भी इस मामले में संदिग्ध थे। सीबीआई ने इस मामले में एससी खटुआ से 2 बार पूछताछ की थी और 10 जनवरी 2019 को उनके घर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे। सीबीआई जांच में फंसे एससी खटुआ इसके बाद रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। खटुआ 17 जनवरी 2019 की सुबह 7 बजे घर से निकले थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। उनकी पत्नी मौसमी खटुआ ने उनके लापता होने की रिपोर्ट 18 जनवरी की शाम घमापुर थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस लापता अधिकारी को ढूंढ पाती इससे पहले 20 दिन बाद 5 फरवरी 2019 को एससी खटुआ का शव पाट बाबा की पहाड़ियों में एक खोह में पाया गया। शव के पास से उनकी स्कूटी गाड़ी भी मिली थी। एससी खटुआ हत्याकांड को सुलझा लेने के दावे तो पुलिस ने बहुत किए, लेकिन हकीकत में पुलिस हत्यारों का कोई सुराग भी हासिल नहीं कर पाई। अज्ञात हत्यारों पर 25,000 रुपयों का इनाम घोषित करने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहे। इस बीच पुलिस की लचर जांच को मृतक की पत्नी मौसमी खटुआ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब पुलिस की एसआईटी इस हत्याकांड की जांच कर रही है। मृतक की पत्नी मौसमी खटुआ अपने पति की हत्या में जीसीएफ के कई अधिकारियों कर्मचारियों पर संदेह जता चुकी है। पुलिस अब तक 100 से भी ज्यादा मोबाइल सीडीआर और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल चुकी है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने से नतीजा सिफर है। अब एक एडिशनल एसपी की अगुवाई में गठित 6 सदस्यीय एसआईटी फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस जुटा रही है। जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के मुताबिक उनकी एसआईटी मामले की बारीकी से जांच कर रही है।
इसमें एक SIT बनी है और उसमें तत्काल जो संज्ञान हम ले रहे हैं और विधिवत रूप से हर पहलू पे उसकी जांच हो रही है, चाहे वो फोरेंसिक दृष्टि से हो, चाहे वो साइंटिफिक दृष्टि से हो, साइबर दृष्टि से हो, और चाहे वो मुखबरी से हो, और जो भी संदिग्ध है वो हर प्रकार से हम उसको इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं। जबलपुर पुलिस की SIT ने हाल ही में GCF फैक्ट्री में SC खटुआ के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त की है। पुलिस उनके कंप्यूटर से हुए हर कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड को खंगाल रही है। SIT की जांच के दायरे में GCF के साथी कर्मचारी, चाइनीज कलपुर्जे सप्लाई करने वाली दिल्ली की सिद्धि सेल्फ सिंडिकेट कंपनी के एजेंट और खुद मृतक की पत्नी मौसमी खटुआ भी है। SC खटुआ हत्याकांड में 3 साल की जांच के बावजूद पुलिस के खाली हाथ बताते हैं कि यह हत्याकांड सोची समझी साजिश और बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। खटुआ के हत्या के पीछे क्या उनके करीबी या धनुषतोप में चाइनीज कलपुर्जे लगवाने वाले देश के दुश्मनों का हाथ है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में पुलिस उलझी हुई है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। चलिए और अब बात एक कातिल बीवी के खूनी खेल की। जबलपुर के मछला गांव में 12 जनवरी को पुलिस को एक सिर कटी लाश मिली थी। जांच शुरू हुई तो कुछ दूर में कटा हुआ सिर भी मिल गया, लेकिन जब पुलिस की जांच पूरी हुई और जो खुलासे हुए तो हर कोई हैरान रह गया। कातिल कोई और नहीं, बेमौत मरने वाले उस युवक की पत्नी ही थी, जिसने अपनी मांग उजाड़ने के लिए प्रेमी को 2 लाख की सुपारी दी थी। सिर कटी लाश का खुला राज। पत्नी ने ही कराई थी पति की हत्या। प्रेमी को दी थी 2 लाख रुपए की सुपारी। जबलपुर के मचला गांव में एक सिर कटी लाश खेत में मिली थी। वहीं कुछ दूरी पर उसका सिर भी मिला था, जो कि गांव के ही नरेश कुमार मिश्रा का था। शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगे, लेकिन पुलिस ने जैसे ही मृतक के परिजनों के कॉल डिटेल खंगाले तो एक एक कर सारे राज से पर्दा उठना शुरू हो गया। जैसे ही पुलिस ने मृतक की पत्नी उषा मिश्रा की कॉल डिटेल निकाली तो एक के बाद एक सारे तार जुड़ते चले गए। उषा मिश्रा और गांव के ही युवक अखिलेश विश्वकर्मा के बीच कई बार बातें हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने अखिलेश से पूछताछ की, जिससे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। उसने बताया कि नरेश की हत्या उसने उसकी पत्नी उषा के कहने पर ही की थी और इसके लिए उसे 2 लाख की सुपारी दी गई थी। कि नरेश शर्मा की पत्नी है उषा मिश्रा। मृतक जो है अपनी पत्नी को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। वो काफ़ी उससे परेशान थी और उस पत्नी का एक पहचान का व्यक्ति है अखिलेश विश्वकर्मा, जो कि उसी गांव का है। अखिलेश विश्वकर्मा और इसकी पिछले कई दिनों से ये प्लानिंग बनी कि उसके पति को मारना है और उसकी पत्नी ने 2 लाख रुपए के लिए उसको कहा हम देंगे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उषा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था और उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। इसी से परेशान होकर उसने अपने प्रेमी अखिलेश को नरेश की हत्या के लिए तैयार किया और उसे 2 लाख रुपए की सुपारी दी। अखिलेश ने वारदात को अंजाम देने के लिए नरेश को शराब पीने के बहाने खेत में बुलाया, जहां उसने फरसे से नरेश का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। मृतक है और मृतक की पत्नी का जो पहचान का अखिलेश विश्वकर्मा है, ये दोनों दोस्त हैं, यानी मृतक और आरोपी ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो जब इनका प्लान बन गया कि इसको मारना है और मारने के लिए हथियार जो है मृतक की पत्नी ने ही उपलब्ध कराया आरोपी को, जो कि एक फरसा है। हत्या के बाद अखिलेश ने उषा को फोन कर इसकी जानकारी भी दी। पुलिस ने आरोपी अखिलेश विश्वकर्मा और उषा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल फरसे को भी बरामद कर लिया है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। मुसीबत में मदद के लिए हाथ बढ़ाकर आगे आने वाला दोस्त क्या सचमुच दोस्त होता है? 7 फेरे और 7 वचन लेकर आई बीवी क्या हमेशा प्यार और वफा की मूरत होती है? याद रखें कि हमेशा ऐसा नहीं होता। चलिए आज ऐसे ही वारदात के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें दोस्त की दगाबाजी और बीवी की बेवफाई, और फिर ये दोनों हैं तो खून तो होगा ही।
कड़ी में जकड़ा पुलिस की हिरासत में खड़ा ये वो गुनहगार है जिसके हाथ अपनी ही बीवी और बेटे के खून से रंगे हैं। दोस्ती में दगाबाजी और बीवी की बेवफाई ने इसे कातिल बना दिया। इस आरोपी का नाम कुलदीप है। महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाला कुलदीप कुछ दिनों से बेरोजगार था। ऐसे में उसकी बीवी ने जोर दिया कि इंदौर में रहने वाले कुलदीप के दोस्त मंगेश के यहाँ चला जाए, वहाँ नौकरी का कोई न कोई इंतजाम हो जाएगा। बीवी की बात मानकर कुलदीप पत्नी और बेटे को लेकर इंदौर आ गया। इंदौर के गणेश धाम कॉलोनी में रहने वाले मंगेश के घर तीनों रुके, लेकिन एक दिन जब मंगेश शाम को घर लौटा तो कुलदीप की पत्नी शारदा और उसके बेटे की खून से सनी लाश घर में मिली। लाश पड़ी हुई है महिला की और उसके बेटे की, और वो जो उसका पति है वो फरार है और उसके पति का नाम कुलदीप है। कुलदीप और बेटे का नाम आकाश है। हाँ, वो नंबर मेरे पास में है। कुलदीप की तलाश कर रहे हैं। बोले हाँ, आप बोले जल्दी ही पकड़ लेंगे और 25260 यही ना? सारा प्रकरण खुलेगा तो आपको और जानकारी। दोहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो उसके शक की सुई कुलदीप की ओर ही घूम गई। हिरासत में लेकर पूछताछ हुई तो कुलदीप ने जुर्म की पूरी कहानी बयां कर दी। तो जानकारी प्राप्त हुई कि कुलदीप जो है वो गायब है और वो भागा हुआ है और संभवतः वो पकड़ में जो है संदेही है। इस पर तत्काल थाना बड़गंगा के द्वारा जो है पुलिस टीम गठित की गई और अकोला महाराष्ट्र भेजी गई और कोशिश करके उसको आधिपत्य में लिया गया, हिरासत में लिया गया उसको। कुलदीप ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी पत्नी शारदा और दोस्त मंगेश के बीच नाजायज ताल्लुकात थे। इसी वजह से उसकी बीवी उसे दबाव बनाकर इंदौर लेकर आई। यहाँ आने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी और दोस्त को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और फिर बीवी के साथ बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। कुलदीप जो आरोपी है वो 5वां पति था और जो जिसके यहाँ ये मंगेश जिसके साथ ये रह रही थी वो भी उसके साथ भी वो रह चुकी थी। उसने मतिका को उसके साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया जिससे उसको जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं उसको सहन नहीं हुआ। उसी बात को लेके उसने हत्या की। कुलदीप ने जिस बीवी की खातिर उसके माथे पर मौत की मुहर लगाई वो पहले भी 4 शादियां कर चुकी थी और दोस्त तो था ही दगाबाज। यानी इस खूनी अफसाने में कुलदीप को कातिल बनाने में उसकी बीवी और दोस्त ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। पिछले 6 महीने से जारी पुलिस और फरार निलंबित IPS जीपी सिंह की आंख मिचौली 4 दिन पहले गुरुग्राम में खत्म हो गई। अब उसे रायपुर लाने के साथ ही पूछताछ के लिए EOW की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद जीपी सिंह ने कहा कि सारा मामला फैब्रिकेटेड है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि इससे अच्छा संदेश गया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये है निलंबित IPS जीपी सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ की पुलिस पिछले करीब 6 महीने से रायपुर से दिल्ली और पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी तलाश 11 जनवरी को हरियाणा के गुरुग्राम में जाकर खत्म हुई। गिरफ्तारी के बाद जीपी सिंह सड़क मार्ग से 12 जनवरी को रायपुर लाए गए और शाम को ही मेडिकल और कोरोना टेस्ट के बाद स्पेशल जज लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किए गए। EOW ने 7 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर जीपी को सौंपा। 2 दिन बाद 14 जनवरी की शाम EOW के अफसरों ने जीपी सिंह को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल की विशेष अदालत में पेश किया, जहां लोक अभियोजक ने आरोप लगाया कि जीपी सिंह पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जीपी सिंह की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। रिमांड मांगा था, चूंकि अभी तक आरोप लगते रहे कि हमारे पक्षकार के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, तो हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि अगर इन्हें पुलिस रिमांड और चाहिए जिससे कि हमारा पक्षकार पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हमारी अनापत्ति को कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय ने 18 तारीख तक 2 बजे तक के लिए रिमांड को आगे बढ़ाया है। गिरफ्तारी के बाद जीपी सिंह ने कहा है कि ये सारा फैब्रिकेटेड मामला है। एफआईआर देखेंगे तो आप सबको समझ आ जाएगा। पूरी संपत्ति मेरे फादर और रिश्तेदारों की है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि पुलिस ने अपना काम किया है और इससे अच्छा संदेश गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई अधिकारी कितना बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। कुछ साल पहले जीपी सिंह खुद एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे, अब वो खुद उसी के आरोपी हैं। उनके खिलाफ शिकायत के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने पिछले साल 1 जुलाई को रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में एक साथ छापा मारा था। जांच में उनके पास करीब 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति, अवैध वसूली और धमकाने की एफआईआर दर्ज की गई। बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। साल 2021 के जुलाई महीने से फरार जीपी सिंह ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत और राहत के लिए अपील दायर की, लेकिन किसी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद वो दिल्ली में ही थे, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। ओडिशा की सरहद से जुड़ा हुआ है रायगढ़ जिला। पिछले कुछ सालों से गांजे की तस्करी के लिए अपराधियों का ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है। जिले में गांजे की तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले एक पखवाड़े के भीतर ही गांजे की तस्करी के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन 150-100 किलो गांजा जब्त हुआ है। इतने नहीं, 4 सालों में जिले के थानों में एनडीपीसी एक्ट के 161 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और इसके बाद भी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक हब रायगढ़ जिला इन दिनों गांजे की तस्करी के लिए भी सुर्खियों में है। जिले में एक के बाद एक कर गांजे की तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जिले का सरिया, बरमकेला, कंचनपुर, डोंगरीपाली, सारंगगढ़ और सरायपाली क्षेत्र इन दिनों गांजे की तस्करी का सुरक्षित रूट बन गया है। पुलिस थानों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि गांजे की 90% खेप इन्हीं रास्तों पर पकड़ी गई। ज्यादातर तस्कर उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर उसे मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो जिले में पिछले 3 साल में गांजे की तस्करी की वारदातें लगातार बढ़ी हैं। जिले में पुलिस ने साल 2018 में गांजा तस्करी के 28 मामलों में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साल 2019 में 27 प्रकरणों में 44 आरोपी और साल 2020 में 46 प्रकरणों में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 457 किलो गांजा जब्त किया। साल 2021 में अब तक 60 प्रकरणों में 41 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। साथ ही साथ 1086 किलो गांजा जब्त किया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि पुलिस की नाक के नीचे कैसे गांजे की तस्करी जारी है। रायगढ़ जिला जो है वो उड़ीसा से लगा हुआ जिला है। तो 200 किलो गांजा पकड़ाया है। अब मुख्यमंत्री जी ने जब पत्थलगांव की घटना के बाद कड़े निर्देश जारी किए हैं कि बैरियर बनाया जाए, वहाँ पर पुलिस का जवान बैठेगा बॉर्डर पर, और उसके बावजूद भी अगर गांजे की तस्करी हो रही है तो ये बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। प्रशासन को चाहिए, पुलिस प्रशासन को, कि गंभीरता से इसको एक चुनौती मानते हुए इस तस्करी को रोके। इधर मामले में पुलिस भी गांजा तस्करी को रोकने के लिए सतत अभियान चलाने का दावा कर रही है। एडिशनल एसपी का कहना है कि जिले में उड़ीसा बॉर्डर पर पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है। जिले में 5 नए बैरियर भी बनाए गए, जहां बॉर्डर की ओर से आने वाली गाड़ियों की सतत जांच की जाती है। बॉर्डर पर फोर्स की तैनाती के बाद लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। 5 जगहों पे चेक पोस्ट लगाया है, इसलिए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बार अभी जब से मीटिंग हुई है तब से लगातार हमारा फोर्स बॉर्डर पे है। इससे पहले हम बॉर्डर पे बल नहीं लगा पाते थे, लेकिन जैसे निर्देश हमको मिले हैं हम चेक पोस्ट लगाए हैं उड़ीसा बॉर्डर पे, और उड़ीसा बॉर्डर के 3 जिले हमारे रायगढ़ जिले से लगते हैं, तो उसमें हम सतत निगाह में रखे हुए हैं और अधिक से अधिक कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच डीजीपी लेवल की बैठक भी हो चुकी है। फिर भी रायगढ़ जिले में पुलिस कार्रवाई तक ही सीमित है। तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस प्लानिंग पुलिस अब तक नहीं कर पाई है और इस वजह से न तो तस्करों पर पूरी तरह लगाम कस पाई
और न इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक लग रहा है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। अब तक हमने गुनाह की जो खबरें आपको दिखाई, ऐसी आपने खबरें कई बार देखी और सुनी रही होंगी, लेकिन अब हम आपको खौफ से भीगी वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो गुनाह नहीं, गुनाहे अजीम है। जी हां, सभ्य समाज के माथे पर शर्मिंदगी की लकीरें खींचने वाली ये ऐसी खबर जिसके लिए शायद दुनिया की हर सजा कम है। बस इसके बाद की तस्वीरें ही कुछ ऐसी हैं कि हम आगे कुछ भी नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीर के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो स्तब्ध कर देने वाला है। वो किसी भी इंसान का कलेजा छलनी कर सकता है। जी हाँ, दरअसल ये अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। इस वार्ड के टॉयलेट का ये दरवाजा है। करीब 3 दिन बाद जब सफाई कर्मी ने यहाँ का दरवाजा खोला तो उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि कमोड में थी एक लाश, कुछ घंटे पहले जन्मे शिशु की लाश। 3-4 दिन से उसको ब्लॉक बता रहे थे, तो आज स्वीपर को लाके उसको सफाई करने के दौरान जानकारी मिली। जानकारी में उनको लगा कि यहाँ पर कुछ फंसा हुआ है। जब उसको देखे तो बेबी फंसा हुआ था। हैरान कर देने वाली ये खबर सुनकर अस्पताल प्रबंधन भी एक्शन मोड में आया। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है। उसकी तत्काल मैंने उसको बोला तत्काल सूचना चौकी को दे दे, और पुलिस को जैसी सूचना दी पुलिस भी आ गई थी, उनके आला अधिकारी भी आए थे, CSP साहब भी आए थे। उन्होंने उसकी जांच कर रहे हैं और उस शव को तत्काल निकलवा के उन्होंने मर्चरी भेज दिए PM के लिए। जानकारी मिली थी कि यहाँ के टॉयलेट के कमोड में एक नवजात शिशु फंसा हुआ है, तो उसको हम लोग निकाले हैं और उनका PM कराए हैं अभी, और वो किसका हो सकता है और कौन उनको डिजर्ट किया है इसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में न तो गर्भवती महिलाओं को रखा जाता है और न ही यहाँ किसी मरीज को भर्ती किया जाता है। ऐसे में नवजात का शव यहाँ आया कैसे और 3 दिनों तक टॉयलेट की सफाई क्यों नहीं हुई? अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो अपराध की बेलगाम दुनिया में जुर्म की खबरें और भी हैं, लेकिन आज के लिए द क्राइम शो में बस इतना ही। इसी तरह अब हर रविवार होगी आपसे मुलाकात सनसनीखेज वारदातों के नए अफसानों के साथ। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।